मेरा नाम विक्रम है और हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये बाइलिंगुअल क्लास है, राइट। हिंदी वाले कितने हैं बच्चे जो हिंदी मीडियम में लिखते हैं, और इंग्लिश वाले, बाकी इंग्लिश वाले। ऑलराइट, चलिए हमने स्टार्ट करना है मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको फेज आउट कर दूं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों को करना है। सबसे पहले जैसे हम करने जा रहे हैं सोर्सेज कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज जो हमें मॉडर्न टाइम्स में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। दूसरा जो चैप्टर इसमें स्टार्ट होगा ये होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया। भारत में, अभी लिखना मत आप, ठीक है, बस समझ लो। तो थोड़ा सा आपका ये फ्रेमिंग भी हो जाएगा कि हम किन किन चीजों को करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, सबसे पहला है स्रोत, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी के कौन कौन से आपके सोर्सेज हैं। दूसरा है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया, भारत में जो यूरोपियन कॉमर्स है उसकी एंट्री। ठीक है, आज बेसिकली हम यही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, और भी आएंगे अभी। देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 9 से 10 बजे तक का टाइम है, तो जितना जल्दी आप आ सकोगे उतना बेटर है। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो चैप्टर जिस तरह हम इसको अप्रोच करेंगे, पहला अप्रोच रहेगा हमारे सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और आज हम जिसको शुरू करेंगे ये है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया, भारत में यूरोपीय वाणिज्य। यूरोपीय वाणिज्य का मतलब है कि पूरी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जिनकी इंडिया में एंट्री हुई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई भी आपका पॉलिटिकल पावर नहीं है या एक सेंट्रल पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो जो उनका जो मोटिव था ट्रेडिंग से किस में चेंज होता है, आपका पॉलिटी में चेंज हो जाता है। पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडिया, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, फिर आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा। अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे चार्टर एक्ट आपके लाए गए थे, टू बी स्पेसिफिक चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से इस बारे में शुरुआत की गई थी कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा हर साल। ऐसा जो खर्च किया जाना था उसका उद्देश्य हमारा कोई डेवलपमेंट करना नहीं था या हमारा कोई विकास करना नहीं था, या जिस तरह वो कहते थे कि वी आर व्हाइट मैन्स बर्डन, हम गोरे लोगों का बोझ हैं, तो हमें कोई सभ्य बनाने जैसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। एक्चुअल में उनको एक वर्किंग क्लास चाहिए था जो अंग्रेजी में काम कर सके, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो पूरी तरह क्या चेंज हुआ था, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो गया था। इट वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। रिवोल्ट का रीजन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसका एक रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी है। भारत के लोगों को आदत थी फारसी भाषा की, क्योंकि मुगल पीरियड में सारा काम होता था पर्शियन लैंग्वेज में। इसके साथ साथ भारतीयों को जो एडमिनिस्ट्रेशन की आदत थी वो महल के बाहर बैठे एक मुंशी की थी। आपने जाना था, मुंशी को पर्ची देनी थी जी ये काम नहीं हो रहा है, मुंशी जाकर अंदर रिलेटेड डिपार्टमेंट में उसको देता था और आपका काम हो जाता था। बट जब अंग्रेज आपके आए तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तरह चेंज कर दिया। जैसे आप आज देखते हो बड़ा बाबू, छोटा क्लर्क, बड़ा क्लर्क, और जो भी आपको सिस्टम नजर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये उस समय स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो भारतीयों के लिए पूरी तरह क्या था, आपका नया था। दूसरा,
पर्शियन की जगह ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां इस्तेमाल होती थी अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा भारतीय लोगों के लिए एलियन थी, उनको उस भाषा की जानकारी नहीं थी। तो क्या होता रहा, समय के साथ साथ ये अवधारणा बनती चली गई कि अंग्रेजी डिपार्टमेंट में किसी भारतीय व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, जो नाराजगी का एक कारण बना। और जब रिवोल्ट आपका हुआ 1857 का, तो उस कॉमन फोक ने भी पार्टिसिपेट किया था इस रिवोल्ट में। ठीक है। सो भारत में शिक्षा की जो शुरुआत की गई, या भारत में शिक्षा के लिए जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो केवल भारतीयों को काम करने लायक बनाना था, ना कि एक्चुअल में भारतीय लोगों का कुछ इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट करना था। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, या जिसको इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको भारत में पुनर्जागरण काल। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं, या भारत में पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण को कहते हैं हम रेनेसा इंग्लिश में, और रेनेसा का मतलब होता है एक स्लेंडर से जागना, एक नींद से जागना। और नींद से जागना कैसा है, कुछ चीजें ऐसी जिनको आज आप जस्टिफाई करते हो किसी भी कारण से कि वो चीज सही है। लेट्स से कि आप रहते हैं 1800 के पीरियड में, और आपकी सोसाइटी में सती एक कॉमन प्रैक्टिस है, और आप सती को सही ठहरा रहे हो किस ग्राउंड पे, रिलीजियस ग्राउंड पे। एकदम से आपको ये रियलाइज हो जाए कि सती कोई रिलीजियस प्रथा ना होकर एक सोशल इविल है, आप ये मानने लग जाएं कि एक बुरी परंपरा है। या मैं आपको प्रेजेंट का एग्जांपल देता हूं अभी का। आपके घर में पूजा हुई है ना, पंडित जी आए, उन्होंने हवन वगैरह किया, और शाम को पंडित जी ने बोला कि ये सामग्री नदी में या जल में विसर्जित कर दीजिए। उसका कारण है क्योंकि वो हमारा जो यज्ञ वगैरह होता है उसमें देवताओं को हम क्या देते हैं, आपके सेक्रीफाइसेस देते हैं। तो वो अगर कहीं भी जमीन पर आप फेंक दोगे तो किसी के पैरों में आएगा, जिससे देवताओं का निरादर माना जाता है। तो सेफ क्या करते हैं, उसको पानी में छोड़ देते हैं। अभी तक आपको ये लगता है कि ये मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये मेरे धर्म का एक रीत है, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाए कि पानी में इस तरह से चीजें छोड़ने से जो वाटर इकोलॉजी है उसको नुकसान होता है, जीव जंतु परेशान होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेनेसा हो जाएगा, पुनर्जागरण हो जाएगा। तो उसी तरह बहुत सारी सोशल इविल्स जो थी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती थी, और इन सोशल इविल्स के खिलाफ ही लोगों का क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। लोगों के अंदर क्या फैली, आपकी अवेयरनेस आपकी फैली। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन रेनेसा कहते हैं। और हिस्टोरिक टर्म में इसको बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि जब, और मूवमेंट की जगह आप इसको रिफॉर्म भी लिख सकते हो, कि जब हमारे समाज में और धर्म में क्या होने लगे, आपके सुधार होने लगे। बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज का फॉर्मेशन आपका हुआ, ब्रह्म सभा का फॉर्मेशन हुआ, जो आगे जाकर ब्रह्मो समाज आपका कहलाई। ठीक है। इसी तरह से आपके परमहंस मंडली हुई। ठीक है। महादेव गोविंद रानडे या रामकृष्ण परमहंस मिशन जैसे, या आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो आर्य समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, ये आपकी सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित थी, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म से क्या थी, आपकी संबंधित थी। तो सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। बुक्स में इसको काफी तरह से लिखा है, और हाँ भाई मेरी राइटिंग खराब है और अब इसमें सुधार नहीं हो सकता, तो अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना सीधा सीधा। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857, पहली बात तो ये कि बहुत सारी बुक्स में जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे 1857 की क्रांति क्रांति क्रांति, तो ये क्रांति नहीं है, ये एक विद्रोह है। क्योंकि अब आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रांति होती है जो पूरा ओवरऑल हो जाए, जैसे 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक क्रांति थी, जो 1922 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो एक क्रांति थी, 30 का सीडीएम क्या था वो एक क्रांति थी। लेकिन ये क्या था, केवल एक विद्रोह था, क्योंकि इसका प्रभाव, इन्फ्लुएंस सीमित था कुछ एरियाज तक। तो जब किसी विद्रोह का या प्रोटेस्ट का प्रभाव कुछ सीमित एरिया तक हो तो उसको विद्रोही कहते हैं। जब वो पूरा फैल जाएगा तो ही हम उसको क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे, क्रांति कहेंगे। ठीक है। हाँ, उसको आप कह सकते हो। मूवमेंट शुरुआत होती है, अब या तो विद्रोह बनेगा, रिवोल्ट बनेगा, या क्या बनेगा, आपका रेवोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। सो
इसको जो हमने करना है वो किस तरह करना है, इसको हम सीधा मेंस के अप्रोच से करेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये आप समझें कि विद्रोह के कारण क्या है। दो कारण तो मैंने आपको बता दिए। पहला कारण क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि भारत के जो लोग थे उनके लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक एलियन सिस्टम था, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से भारतीय लोग अंग्रेजी जो आपका सिस्टम था उससे क्या थे, आपके डिससेटिस्फाइड थे। दूसरा कारण क्या है, ये जो आप देखते हो सोशल रिलीजियस मूवमेंट, अंग्रेजों ने भारत में कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन भारतीयों ने इन प्रयासों को, जैसे मैंने कहा ना कि अभी आप किसी भी चीज को अपने धर्म से जोड़कर देखते हो, तो सती एक इविल था, लेकिन सती को उस समय लोग अपने धर्म से जोड़कर देखते थे, और अंग्रेजों ने इसमें इंटरफेरेंस किया और इसके अगेंस्ट लॉज आपके बना दिए। ऐसे ही आपका पर्दा सिस्टम था, ऐसे ही आपका चाइल्ड मैरिज आपके एक्ट थे, इन सबको लाकर अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स कुछ इंडियंस के साथ आपका मिलकर, जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती को एबॉलिश किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर विडो रिमैरिज एक्ट को वो लेकर आए, इस तरह और भी बहुत सारे सोशल इविल्स को एंड किया। लेकिन क्योंकि इस समय भारतीय लोग इन सभी परंपराओं को अपने धर्म से जोड़कर देखते थे, तो भारतीयों ने इसे अंग्रेजों का अनावश्यक इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप माना, और ये भी माना कि क्योंकि अंग्रेज जो है अपनी अथॉरिटी को एनथ्रस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर, एनफोर्स कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो बड़ी मात्रा में क्या होगा, हिंदू और मुस्लिमों का कन्वर्जन होगा क्रिश्चियनिटी पर। तो भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म का अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें भी किसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्रिश्चियनिटी पे। तो वो लोग भी क्या खड़े हो गए, अपने धर्म को बचाने के लिए आपका खड़े हो गए। तीसरा जो आपका कारण है, इसको हम कहते हैं आपके इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस में आप देखें कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे टैक्सेस आपके लगाए गए थे, परमानेंट सेटलमेंट जैसे सिस्टम, रैयतवाड़ी जैसे सिस्टम, महालवाड़ी जैसे सिस्टम आपके लाए गए थे, जिसकी वजह से किसानों और आम जनता पर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ता जाता था। इसकी वजह से भी क्या हुआ, जो आम आपकी जनता है वो इन इकोनॉमिक जो प्रेशर थी इसको सहन नहीं कर पाई, और उन्होंने भी क्या किया था, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। चौथा जो कारण है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल रीजन। और पॉलिटिकल रीजन की शुरुआत में एक कोट से आपको करूंगा। ये डलहौजी ने कहा था लाल किले में खड़े होकर बहादुर शाह जफर के लिए। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल आपके एम्परर थे। उन्होंने कहा था कि ना ही आपको बादशाह कहलाने का अधिकार है और ना ही आपको लाल किले में रहने का अधिकार है। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश थे उनका जो सोच थी भारतीय शासकों के प्रति वो कैसी थी। इसके साथ साथ और जो आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारतीय शक्ति को कर्व करने का प्रयास किया था, छीनने का प्रयास किया था। डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। इसे कहते थे राज्य हड़प सिद्धांत। राज्य हड़प सिद्धांत में किसी भी राज्य के ऊपर कोई भी आरोप लगाकर उसके राज्य को हड़प लिया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तीसरा सिद्धांत जो आपका डलहौजी लेकर आया था, ये था अडॉप्टेशन का पॉलिसी। डलहौजी ने ये घोषणा कर दी कि आज से कोई भी हेयर यानी कि कोई भी सक्सेसर, उत्तराधिकारी वही माना जाएगा जो नेचुरल बर्थ होगा। बहुत से राजा रजवाड़ों के बच्चे नहीं होते थे, तो वो अपना वंश चलाने के लिए बच्चों को अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे लक्ष्मीबाई का आपका केस था, उनका भी अपना संतान नहीं थी तो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था। डलहौजी ने ऐसे बच्चों को सक्सेसर मानने से इनकार कर दिया। अब सक्सेसर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली उस किंगडम को किसमें मर्ज कर देंगे, आपके ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी भारतीय राजा रजवाड़े हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी अंग्रेजों के प्रति कि ये हमारा राज्य हड़पना चाहते हैं। तो ये क्या है, पॉलिटिकल रीजंस है, जिसकी वजह से उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह वगैरह, इन सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हम करेंगे कंटेम्प्रेरी। पांचवा जो आपका रीजन है वो है कंटेम्प्रेरी रीजंस, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में आता है आपका मिलिट्री रिवोल्ट। देखो डलहौजी ने क्या किया था, आर्मी को रिऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी, क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी उठने लगी थी। अब जो ब्रिटिश कंपनी का एम्पायर है वो काफी बड़ा हो गया था, जिसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाना बहुत जरूरी था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भारतीय लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, और दोनों ही धर्मों में ये माना जाता था कि आप समुद्र पार नहीं करेंगे, आप समुद्र पार करके किसी और लैंड में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, मुझे नहीं मालूम, आपने जो डॉक्यूमेंट्री जिसको अवार्ड मिला था रामानुजम,
वो आपने देखी कि नहीं? तो जब रामानुजम जो थे इंग्लैंड में आप पे गए थे तो वो अपनी चोटी काट गए थे, क्योंकि ये मान लिया गया कि उनका धर्म आज से समाप्त हो गया है। सो इंडियंस इतने ज्यादा रिलीजियस हुआ करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर आपका बढ़ रहा था, मलेशिया सिंगापुर तक अंग्रेज पहुंच चुके थे। अब इन सभी एरियाज में जाने के लिए शिप से आपका जाया जाता था, लेकिन भारतीय सैनिक जहाज से आने से मना कर देते थे, तो फिर वो लैंड रूट से घूमकर आपके जाते थे। डलहौजी ने क्या किया, इसको खत्म करने के लिए वो एक लॉ लेकर आया था, इसको कहते हैं सर्विस इनलिस्टमेंट लॉ। जो भी नया व्यक्ति फौज में भर्ती होगा उसको सर्विस इनलिस्टमेंट लॉ साइन करना पड़ता था, और उसमें लिखा था कि आपको जहां जैसे भी भेजा जाएगा आपको जाना पड़ेगा। सो उसकी वजह से भी जो आपके जो सोसाइटी थी, सोसाइटी का मतलब कि अगर मैं पिता हूं और मेरा पुत्र आर्मी में जा रहा है तो मैं ये मान लूंगा कि आज से वो क्या हो गया, अधर्मी हो गया। मुझे उसका बहुत सारी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ विलेज आपका कल्चर हुआ करता था, तो अगर ऐसी घटनाएं होती थी तो बहुत सारे पिताओं को अपने पुत्रों का बहिष्कार करना पड़ता था फैमिली से। तो भले आर्मी में रहता था, अलग रहता था, लेकिन वो फैमिली का होकर नहीं रह सकता था सोशल प्रेशर की वजह से। तो इसकी वजह से भी क्या पैदा होता है, सोसाइटी में नाराजगी पैदा होती है। और ये क्या है, इट इज वन ऑफ द मिलिट्री रीजन। सिर्फ राइफल ही एक रीजन नहीं है कि आर्मी ने विद्रोह किया था। दूसरा, राइफल पे आते हैं। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो स्टैंडर्ड ब्राउन बेस नाम की एक राइफल का इस्तेमाल करती थी, ठीक है। और डलहौजी ने क्या किया, जो नया सर्विस इनलिस्टमेंट लॉ है उसमें उसने उसकी जगह एनफील्ड राइफल्स को इंक्लूड किया। एनफील्ड राइफल्स में कार्टेजेस, कारतूस का इस्तेमाल होता था। कारतूस के अंदर गोली होती है। अब अगर गोली काफी टाइम तक कारतूस के अंदर रहे तो उसमें जंग लग सकता है, बैरल फट सकता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको ना फैट में डुबा के रखते हैं, फैट में या ऑयल में गोली जो है भीगी रहती है, ताकि वो क्या रहे, आपकी स्मूथ आपकी चलती रहे। सो ये कह दिया गया कि ये जो आपके कार्ट्रिजेज हैं इसमें काउ फैट और पिग फैट का यूज होता है। जो बात आपकी सही थी, काउ फैट हिंदूज नहीं छूते थे और पिग फैट मुस्लिम्स नहीं छूते थे, जो एक बड़ा कारण बना आपके रिवोल्ट का। सो ये 1857 का रिवोल्ट है, जब हम इसको करेंगे तब हम इसको करेंगे, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो एक चैप्टर होता है अदर रिवोल्ट्स। अदर रिवोल्ट्स में हम पढ़ते हैं कि 1857 से पहले भी क्या कुछ रिवोल्ट्स आपके हुए हैं। जैसे आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक है। आपका मुंडा विद्रोह हुआ था, संथाल रिवोल्यूशन आपके हुए थे। इसके साथ साथ आपके जो उल गुलान विद्रोह है, जिसको मुंडा विद्रोह आपका कहते हैं, ये सारे के सारे कब हुए थे, 1800 से पहले के विद्रोह है। तो वो भी हम इस एक टॉपिक बना के यहाँ पर आपका कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका नेशनल मूवमेंट। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। नेशनल मूवमेंट को हम पढ़ेंगे फेजेस में बच्चों। पहला जो फेज रहेगा इसका नाम है आपका मॉडरेट फेज। पहला जो फेज रहेगा वो कौन सा फेज रहेगा, आपका मॉडरेट फेज आपका रहेगा, जिसे हम कहते हैं उदारवादी चरण। उसके बाद रहेगा एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसको हम कहते हैं उग्रवादी चरण। और उसके बाद रहेगा आपका गांधीयन फेज, जिसको हम कहते हैं गांधीवादी चरण। नेशनल मूवमेंट जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट आपका टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। जो आपका मॉडरेट फेज है बच्चों, मॉडरेट फेज में हम पढ़ेंगे कि जो मॉडरेट, पहली बात तो आप समझ लो कि मॉडरेट फेज किसको कहां से कहां तक कहते हैं। 1885 से लेके कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज कहते हैं। मॉडरेट फेज इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस समय जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, आंदोलन को चलाने वाले जो लोग थे, वो क्या थे, आपके मॉडरेट आइडियोलॉजी के थे। मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या कहती है, मॉडरेट आइडियोलॉजी बात करती है कि अंग्रेजों का खुलकर विरोध नहीं करना है, डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन से बचना है अंग्रेजों से। अंग्रेज अच्छे हैं पर उनको इंडियन आपके जो रीतियां हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। वो इंडिया के लिए क्या है, एक नोविन्स है, बिगेनर है, इसलिए वो अपनी पॉलिसीज को ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। मॉडरेट ये भी कहेंगे कि अभी मासेस को नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है,
यानी कि जो भीड़ है उसको आंदोलन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीड़ अभी आंदोलन चलाने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजों से मॉडरेट ये कहेंगे कि अगर अंग्रेजों से आपने कोई भी अधिकार लेना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखिए, लेटर लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपना अखबार चलाइए, उसमें आर्टिकल लिखिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी मॉडरेट लीडर्स हैं उनके न्यूज़पेपर्स हैं, वो अपने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल वगैरह लिखा करते थे और उन आर्टिकल्स के थ्रू अंग्रेजों से कोई डिमांड आपकी किया करते थे। क्या ऐसे मेथड्स कुछ गेन करवा पाए हमें नेशनल मूवमेंट में? तो बिल्कुल करवा पाए। हालांकि ये मूवमेंट बड़े सटल्स थे, जो इनके तौर तरीके थे वो ज्यादा रेवोल्यूशनरी ना नजर आए, कोई बम नहीं फोड़ा, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, ऐसा कुछ ना होता हुआ दिखे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मॉडरेट्स धीरे धीरे आपकी अंग्रेजों से कुछ अधिकार निकाल पाए। जैसे आप देखेंगे कि 64 से लेकर आपके 92 तक इंडियन काउंसिल एक्ट्स आपके आते रहे, है ना, जिसमें भारतीयों को थोड़े थोड़े अधिकार मिलते रहे, बजट में बैठने का अधिकार, क्वेश्चन पूछने का अधिकार, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, जिसमें यह अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए किसी एक भारतीय व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, और कौन चुना गया था? आपका दादा भाई नेहरू पहले भारतीय बने थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आपके चुने गए थे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि मॉडरेट्स जो थे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए अपने इस विचारधारा से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज के मतलब है ऐसे लीडर जो उग्रवादी हैं। उग्रवादी मतलब उनकी विचारधारा उग्रवादी है। अंग्रेजों के लिए तो वो टेररिस्ट रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बट उनकी विचारधारा कैसी रही? आपकी उग्रवादी। उग्रवादी का मतलब क्या है कि अंग्रेजों का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करो, इनको डराओ, धमकाओ, इनको पावर दिखाओ, इनके सामने ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर जाओ, इनके खिलाफ आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, भूख हड़ताल करो, इन्हें मजबूर करो झुकने के लिए और अपने राइट्स की सीधी डिमांड करो। और इसमें जो तीन लोग काफी इंपॉर्टेंट है जिनको हम कहते हैं लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर रहे किसके? उग्रवादी चरण के। ठीक है, उग्रवादी चरण आपका स्टार्ट होगा कब से कब तक? 1905 से लेकर 1920 तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका कहते हैं, उग्रवादी चरण आपका कहते हैं। इस टाइम पीरियड में जितने भी आपके लीडर्स रहेंगे वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लीडर आपके रहेंगे, जो अंग्रेजों के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे, ठीक है, और उनकी नीतियों का खुलकर विरोध करेंगे। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? उग्रवादियों का बैकग्राउंड क्या है? वो कौन कौन सी ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हैं जो इन उग्रवादियों को क्या करती है? आपका एक तरीके से मोटिवेट करती है। सबसे पहली घटना आपकी हुई 1905 में। देखो बच्चों, 1905 में जापानीज रूसो वॉर हुआ था, जापान और रूस का युद्ध हुआ था, जिसमें टाइनी नेशन जापान ने इतने बड़े रशिया को डिफीट करके सखालिन आइलैंड्स आपके जीत लिए थे। अब देखो वो मैप देखो वहां पे सामने, जापान देखो, मिल गया जापान? हाथ रखो कि कोई जापान पे हाथ रखो ताकि सबको दिख जाए, ये जापान है। ठीक है, इसके ऊपर देखो सी ऑफ ओखोत्सुक है, दिख रहा है? इसके सी ऑफ ओखोत्सुक के इस तरफ ये सखालिन है, जो पतली सी लाइन आपको नजर आती है ये सखालिन है, और जापान के एकदम ऊपर ये भी क्या है? आपके सखालिन है। ठीक है, तो 1905 में जब जापानीज रूसो वॉर हुआ था तो जापान, छोटे से कंट्री जापान ने ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था उससे आपका जीत लिया था। तो उससे क्या मिला बच्चों? उससे जो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो आपके लीडर्स हैं उन्होंने मोटिवेशन ग्रहण की, जब इतना छोटा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है तो हम भी अंग्रेजों को यहां से हराकर भगा सकते हैं। दूसरा क्या हुआ? 1910 में इथोपियन वॉर आपका हुआ। इथोपिया एक कंट्री है अफ्रीका में, अफ्रीका देखो जरा, हाँ ये इथोपिया यहाँ पर देश है। इथोपिया जो था ये इटली की ऑक्यूपेशन में था, इथोपिया पे अधिकार था इटली का, और इथोपियंस ने इटली को मार मार के भगाया अपनी कंट्री से। ठीक है, तो ये भी एक इवेंट हुआ था जिससे क्या हुआ? जो हमारे उग्रवादी फेज के जो लीडर्स है उन्होंने मोटिवेशन ग्रहण की। एक और चीज आप ये देख लें कि उग्रवादी जो आपके फेज के लीडर थे इनके अंदर एक और अप्रोच, जिस अप्रोच से इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया वो ये कि ये इंडियन ट्रेडिशन कल्चर पर बहुत ज्यादा गर्व करते थे, प्राउड करते थे कि हमारा जो कल्चर है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, वैसे आज की जो सरकार है वो भी वैसी है, ऐसा बाहर मत बोलना, लोग मुझे मारने पहुंच जाएंगे यहाँ। ठीक है, पर वो अपने कल्चर पे
अपने देश पर बहुत ज्यादा गर्व करते थे, क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा इतिहास है, हमारी एक बहुत लंबी हिस्ट्री आपकी रही है। ठीक है। सो ये इनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है ना वो हमारा शोषण कर रहे हैं, और इनको हम आंदोलन से और हाथ जोड़ के नहीं समझा सकते, इनका पुरजोर विरोध करना जरूरी है। ठीक है। और हाँ, थोड़े चेंजेस और हुए। हाँ, तो हम इनकी आइडियोलॉजी की बात कर लें। एक तो आप समझ गए, है ना। दूसरा क्या, ये चाहते थे कि भीड़ को जोड़ो, लोगों अंग्रेजों को डराओ कि इतनी भीड़ आपके साथ है। दूसरा, ये क्या करते थे, स्कूल कॉलेजेस में जाके तरह तरह के भाषण दिया करते थे। ठीक है, जैसे आजकल भड़काऊ भाषणों पे रोक है ना। लेकिन आप सोचो जरा कि आप कॉलेज के बच्चे हैं और आपके सामने बीजी तिलक आके खतरनाक भाषण दे दे। उस समय कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट फेज इस तरह का फेज था कि उस समय नेशनलिज्म की एक्चुअल भावना आपकी तैयार हुई थी। जो नेशनलिज्म है, जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको समझाया जाता है। पहला है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद। दूसरा है, राष्ट्रवाद का डेफिनेशन है कि आप अपने कल्चर, अपने राष्ट्र, अपनी आइडेंटिटी को अपने कंट्री के साथ आपका जोड़ते हो। ये याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोपीय वाणिज्य, उसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। ठीक है। राष्ट्रवाद का एक और वो है कि निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र की सेवा करना। अब ये तीनों चीजें इन सभी लोगों के अंदर मौजूद थी, तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट कहते हैं। अगला जो आपका इरा स्टार्ट होगा, ये गांधीवादी चरण शुरू होगा, जब गांधी जी नेशनल मूवमेंट के आपके सिनेरियो में आएंगे। 1920 में उनके द्वारा पहला नेशनल मूवमेंट चलाया जाएगा। पर ध्यान रखना, गांधी जी का जो पहला नेशनल मूवमेंट है, कौन सा है? पहला नेशनल मूवमेंट कौन सा है गांधी जी का? पहला नेशनल मूवमेंट कौन सा है गांधी जी का? नेशनल बेटा, नेशनल। देखो, नॉन कॉपरेशन ही कहा जाएगा, ध्यान रखना। वैसे उनसे पहले भी उन्होंने कुछ मूवमेंट्स आपके चलाए थे, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, नॉन कॉपरेशन से पहले उन्होंने चलाया था 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाने वाले कौन थे? गांधी जी थे। खिलाफत ही किस में तब्दील हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तब्दील हुआ था। ठीक है, तो पहला नेशनल मूवमेंट जो होगा, खिलाफत कम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका होगा। ठीक है, खैर इस पर आएंगे अब जब हम चलेंगे। तो गांधी जी ने जो आपका फॉर्मूला चुना था, या गांधी जी ने जो तरीका चुना था, वो था पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस का आइडियोलॉजी थी किसकी? गांधी जी की। और सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी आपकी गांधी जी की, जिस पर उन्होंने सारे के सारे मूवमेंट्स को आपका चलाया था। ठीक है, और फाइनली इसी गांधीवादी चरण में क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ। सो ये हमारा सिलेबस है, इस तरह हम इसको डील करेंगे। समझ में आ गया? सो आज हमने करना था कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं या स्रोत हैं जो हमें किसकी जानकारी देते हैं? इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी आपका देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? देखो बच्चों, पहला है नेशनल आर्काइव्स। नेशनल आर्काइव्स को कहते हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार। अभिलेखागार वो जगह होती है जहां पर हिस्ट्री के इवेंट से जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं। ऋग्वेद कहां पर रखा है? अगर कोई है तो राष्ट्रीय अभिलेखागार में है। जितने भी आपके पुराने टेक्स्ट हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, ये सारे के सारे आपको कहां मिलेंगे? नेशनल आर्काइव्स में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों स्टेट आर्काइव्स। जैसे नेशनल का आर्काइव होता है, वैसे क्या होता है? स्टेट आर्काइव होता है। कहां है उत्तराखंड का स्टेट आर्काइव? देहरादून में है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद है आपके न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। ठीक है, तो उस समय आपके न्यूज़पेपर छपा करते थे। ठीक है, उस समय आपके जर्नल छपा करते थे बहुत सारे, तो उसमें भी आपके नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी आपकी दी जाती थी। ठीक है, पुराने पुराने अखबार हैं जो आज भी आपके चल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या जानकारी मिलती थी? नेशनल मूवमेंट के बारे में आपकी जानकारी मिलती है। उसके बाद है आपकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। उस समय के जितने भी आपके नेशनल लीडर्स हैं, उनकी आपकी बायोग्राफी या उनके ऊपर किसी के द्वारा कोई किताब आपकी लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बुक्स भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, नेशनल लीडर्स के द्वारा लिखी गई किताबें,
जैसे गांधी जी का माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू का भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी जो आपकी किताबें हैं वो भी हमें कंटेम्पररी टाइम के बारे में क्या देती हैं, आपकी जानकारी देती हैं। तो ये वो सारे के सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको किसकी जानकारी मिलती है, आपके नेशनल मूवमेंट की जानकारी आपकी मिलती है। ठीक है, इसमें बस इतना ही। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं आपका। आज बस समझने वाला है, ठीक है, लिखेंगे कल, और इतना आप लिख भी नहीं पाओगे। नहीं, अरे कुछ समझ में भी आया जो पढ़ा कि नहीं है? पक्की बात, कल पूछूंगा फिर ध्यान रखना। चलो, हमने करना है भारत में यूरोपीय वाणिज्य। सबसे पहले हम वो रीजन देखते हैं जिसकी वजह से चलो भाई, क्या आपने एक टर्म सुना है यूरोपियन रेनेसां? सुना है बच्चों आपने टर्म? है, यूरोपीय पुनर्जागरण सुना है आपने टर्म? सुना है? फंस गए बेटा तुम अब। किसने बोला यस सर? बताओ फिर क्या था यूरोपियन रेनेसां बेटा, बताओ। यूरोप में क्रांति स्टार्ट हो गई थी? है? हाँ हाँ ठीक है, बोलो बोलो। वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बेटा, ये उससे पहले का है। हम्म 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 हम्म। किस चीज को चेंज किया? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या सोचा उन्होंने और उस सोचने से क्या चेंज हुआ बेटा? मतलब जो उनकी सोसाइटी थी उसमें चेंजेस आए उसको लेके, और मतलब उन्होंने शिप्स वगैरह बनाना, उन्होंने मतलब ये सोचा कि अर्थ के मतलब जो कंट्रीज है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने मतलब रिसोर्सेज के थ्रू, और शिप्स वगैरह बनाने की टेक्निक्स वगैरह। अच्छा ठीक, देखो बच्चों, आप सभी ने सुना है कि इटली एक कंट्री है ना? देखो मैप देख लो, मेरा मैप काफी मिलता जुलता है इससे, और ये 3D मैप है। इसकी क्लैरिटी तुम्हें 3D चश्मे से मिलेगी, तो कल 3D चश्मा लेके आना, तब तुम्हें साफ साफ दिखेगा। ठीक है, सो बच्चों ये इटली है यहाँ पर, राइट? और इटली का कैपिटल क्या है? और रोम में कौन सा कंट्री है? इटली है, वेटिकन सिटी। देखो बच्चों, जो जिस नेशनलिज्म की बात मैंने अभी आपसे की, क्योंकि मैंने कहा कि नेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, जहां आपकी पहचान आपके राष्ट्र से जुड़ी हुई है। 14 या 13 सेंचुरी से पहले जो आपका इटली है, यहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं हुआ करता था। यहाँ जो बोलबाला था किसका था? वेटिकन सिटी और चर्च का बोलबाला था। यानी कि जितने भी आपके यूरोपियन स्टेट आपके हुआ करते थे वो चर्च के अंडर थे, ना कि किसी राजा के अंडर। कौन राजा बनेगा ये भी कौन डिसाइड करता था? चर्च। अगर मैं राजा हूं इंग्लैंड का और मुझे अपना कोई मिनिस्टर अपॉइंट करना है तो वो भी मेरे लिए कौन अपॉइंट करता था? चर्च करता था। यानी कि राजा होने के बावजूद भी मेरी डायरेक्ट पावर मेरे सब्जेक्ट्स पर नहीं थी। या आप ऐसा मान लो कि चर्च ही किंगडम था। ठीक है, चर्च ही क्या था? आपका किंगडम था। चर्च के द्वारा ही पूरा का पूरा यूरोप क्या हुआ करता था? आपका रूल किया जाता था। अब हुआ क्या? बहुत सारी चीजें हैं। चर्च का विद्रोह शुरू क्यों हुआ? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो विद्रोह करने वाले जो लोग हैं, या जैसा कि क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी ने बोला कि यूरोप में क्या स्टार्ट हुआ? आपके चेंजेस, अप्रोच में चेंजेस होना आपके स्टार्ट हुए। कैसे? अब चेंजेस एकदम से स्टार्ट नहीं होंगे।
जो वेटिकन सिटी का जो चर्च है, क्योंकि कोई भी आपके चेंजेस स्टार्ट होंगे तो वो कौन करेगा, इंटेलेक्चुअल स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जहां मैं ये कहता हूं स्कॉलिस्टिक अप्रोच किसे कहते हैं। स्कॉलिस्टिक अप्रोच जो थी, ये एक अप्रोच थी जो चर्च के द्वारा मानी जाती थी नॉलेज को अटेन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ऐसा नहीं है, ये अप्रोच इंडिया में भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला? उन्होंने बैठी आके तपस्या की, है ना। महावीर स्वामी को ज्ञान कैसे मिला? वो पेड़ के नीचे बैठे और तपस्या की, ठीक है। या और भी जो हमारे यहाँ जो ज्ञान के प्राप्त होने के तरीके हैं, उसमें तपस्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। या आपको वरदान भी मिलेगा तो क्या करोगे भाई, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करनी है, तब भगवान खुश होंगे, तब आपको क्या देंगे, वरदान देंगे। इनका थोड़ा सा डिफरेंट है ना। स्कॉलिस्टिक अप्रोच ये बोलती है कि अगर आपने नॉलेज को अटेन करना है तो आपने क्या करना है, अपने आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके सोचना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है, और तब तक सोचना जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ज्ञान ना मिल जाए। और इसी स्कॉलिस्टिक अप्रोच से उस समय की बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज आपकी हुई। क्या थ्योरी हुई? कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सारा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता है ना। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी, ये टॉलमी के द्वारा दी गई थी। टॉलमी भी किस इरा के विद्वान है आपके? उसी इरा के विद्वान है, 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी इरा के आपके विद्वान माने जाते हैं। तो ये उन्होंने कैसे पता लगाया? उन्होंने आंखें बंद की होगी, उन्होंने कहा अच्छा सूरज यहाँ से निकलता है, यहाँ गिरता है, तारे ऐसे से घूमते रहते हैं, यानी कि पृथ्वी स्थिर है और क्या है, ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा है। ये स्कॉलिस्टिक अप्रोच है और चर्च ने भी इसको ही मान लिया। चर्च ने बोला भाई पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन ऐसा कब तक? जब गैलीलियो गैली आया, उसने टेलीस्कोप बनाई, उसने बोला कि नहीं भाई, मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूं, पृथ्वी भी घूम रही है, तारे भी घूम रहे हैं, ग्रह भी घूम रहे हैं। सो चर्च ने क्या किया, गैलीलियो गैली के खिलाफ फतवा जारी किया। फतवा समझते हो ना आप? जैसे आजकल आपके इस्लाम में फतवे जारी होते हैं, कोई आप धर्म विरोधी बात कर दो तो। अब क्योंकि स्कॉलिस्टिक अप्रोच के तहत ये था कि भाई पृथ्वी सेंटर है और पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता है, तो ये क्या होगी, धार्मिक लोगों ने इसको स्थायी कर दिया कि हाँ यही सही है। अब गैलीलियो गैली आके बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं दूरबीन से देख रहा हूँ, सब कुछ घूमता है। तो चर्च ने बोले तूने ऐसा बोल कैसे दिया? बोला हमारे विद्वान मूर्ख हैं, तू ज्यादा समझदार है, तेरा यंत्र ज्यादा अच्छा है। तो गैलीलियो गैली को डर के मारे अपना पेपर वापस लेना दिया पड़ा था। पर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो अप्रोच स्टार्ट हुआ, जैसे साक्षी ने बोला कि आइडियोलॉजी में चेंजेस जो आपके स्टार्ट होते हैं यहां से, जहां रीजनिंग आना स्टार्ट होती है वहां आइडियोलॉजी में चेंजेस बनना आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि चर्च का कितना ज्यादा प्रभाव था समाज पे, कि कोई एक व्यक्ति खुलकर अपनी बात नहीं बोल सकता था। जबकि गैलीलियो गैली ने बोला कि भाई मैं झूठ कैसे बोलूं, मुझे दिख रहा है, तो उसकी बात को भी चर्च ने क्या कर दिया, नकार दिया। चर्च इतना ज्यादा पावरफुल था। और ये लोकल व्यक्तियों पर चर्च का, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस बता रहा हूं, तो राजा और जो पावरफुल व्यक्ति हैं वो तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन 13th सेंचुरी में क्या हुआ बच्चों, चर्च की सत्ता आपकी टूट गई। और चर्च की सत्ता टूटने में इंग्लैंड का खास आपका रोल रहा। राजा जॉन थे, उनकी पत्नी थी, उनको कोई भी संतान आपकी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी शादी कर ली अपनी मेड से, ठीक है। मेड से शादी की, चर्च ने मना किया कि अगर तो इस महिला से शादी करेगा तो आज के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर कोई भी व्यक्ति राज नहीं करेगा, ठीक है। वैसे हुआ भी ऐसे, बेटी जब पैदा हुई विक्टोरिया, पर विक्टोरिया इतनी बड़ी सम्राज्ञी हुई, उतना कोई पुरुष नहीं कर सकता था। विक्टोरिया के टाइम पे ही पूरे इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज आपकी बनाई थी, खैर वो अलग बात है। लेकिन आपके इंग्लैंड के राजा ने क्या कर दिया, चर्च से विद्रोह कर दिया। और जिन लोगों ने चर्च के विद्रोह में शामिल हुए वो कहलाए प्रोटेस्टेंट्स। आज भी ईसाइयों की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो जो गोवा वगैरह के जो आपके चर्च हैं वो उनमें देखेंगे आपको तो कैथोलिक वो चर्च ज्यादा है। और नॉर्थ इंडिया में आप आओगे जहां पे अंग्रेज आपके आए थे दिल्ली वगैरह, तो यहाँ पर आपको प्रोटेस्टेंट चर्च ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर दोनों के दोनों जो चर्च हैं उनका जो आपका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों कभी आपने गॉथिक आर्ट के बारे में सुना है? अच्छा तुमने वैम्पायर वाली मूवियां देखी होंगी ना, देखिए वैम्पायर वाली मूवियां देखिए, उसमें वैम्पायर का कैसल कैसा होता है, ऐसा होता है ना,
ऐसा होता है ना, उसमें ऐसा खिड़कियों पर भी ऐसे रहता है। ठीक है, आज सर्च कर लेना, तुम्हें फोटो समझ में आ जाएगा। तो सदर्न इंडिया के जो चर्च हैं उसमें आप देखना, आपको दिखेगा गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्ट। और जो नॉर्थ इंडिया के चर्च हैं उसमें आपको दिखेगा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट चर्च कैसे होते हैं, उसमें बड़े बड़े आर्चेस होते हैं, इस तरीके से खुली खुली जगह रहती है। ये कैसे रहते हैं, सब क्लोज रहते हैं। काले रंग की ईंटों का ज्यादा इस्तेमाल होता है गॉथिक आर्ट में, जबकि आप इसमें देखना ब्राइट कलर्स का यूज होता है। आज आपको मैंने समझाया है, आज नोटिस कर लेना। ठीक है, सिर्फ आप देख के बता सकते हो कौन सा चर्च कैथोलिक चर्च है, कौन सा चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च है। खैर, धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटेन में आपकी क्या हुई, आपका चर्च के खिलाफ क्या हो गया, रिवोल्ट आपका हो गया। पूरे के पूरे यूरोप में क्या हो गया, चर्च के खिलाफ क्या हो गया, आपका रिवोल्ट हो गया। जब चर्च के खिलाफ रिवोल्ट हो गया तो क्या हुआ बच्चों, नए राज्यों का उदय हुआ। पहले तो एक ही राज्य था, चर्च का राज्य था। अब क्या होगा, यहाँ पे नए स्टेट्स आपके बनेंगे। और नए स्टेट्स को सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है। जैसे आज अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट यूट्यूब है ना, या रील्स बनाओ अमीर बन जाओ, चल गई। तो उस समय अमीर बनने का शॉर्टकट था इंटरनेशनल ट्रेड। और पुर्तगाल को फायदा क्यों मिला, क्योंकि पुर्तगाल जो था इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रेड रूट पर आपका आता था। ठीक है, पुर्तगाल जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट के किस पे आता था, आपके ट्रेड रूट पर आपका आया करता था, जिसका लाभ किसको मिलता है, आपके पुर्तगाल को मिलता है। खैर, आप ये देखें, अब हम बात करते हैं कि भारत आने वाले रूट की शुरुआत क्यों शुरू होती है। बच्चों ये जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा रीजन, ये रोमन एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, ये रोमन एम्पायर आपका हुआ करता था। और ये जो ईस्टर्न वाला रीजन है, जहां पे आज तुर्की है, देखो बोर्ड में कहा है टर्की, जहां पर आज ये टर्की है, इसको हम कहते थे बच्चों ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, इतिहास में आपने इसको और नाम सुना है, आपने इसको सुना है बाइजेंटीन एम्पायर, इतिहास में आपने इसको सुना है कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी आपने इसको सुना है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट था, काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, आप ये देखो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर को गढ़ माना जाता था आर्ट का। आपने क्या बीथोवन का नाम सुना है, बीथोवन का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है? अपने घर जाना, आज लैपटॉप होगा तुम्हारे पास, कंप्यूटर होगा, उसमें होता है विंडोज मीडिया प्लेयर, देखा तुमने, अभी तुमने यूज किया होगा। उसमें जो इनबिल्ट जो एक गाना आता है ना, वो आता है बीथोवन मेलोडी। जिस तरह हमारे यहाँ सामवेद को संगीत का जनक मानते हैं, उसी तरह यूरोपियन म्यूजिक का जनक बीथोवन है। ठीक है, फिर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, मोज़ैक, सुना है? ये पहला पेंटर है यूरोप का। ठीक है, ये सब के सब कहां रहते थे, आपके ईस्टर्न रोमन एम्पायर में रहते थे। ठीक है, सबके सब कहां रहा करते थे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ही आपके रहा करते थे। जब, और दूसरी चीज जो मेन चीज है वो क्या, यूरोप से भारत आने का जो पैदल रास्ता था वो इसी रोमन एम्पायर से होकर जाता था। ठीक है, यूरोप से भारत आने का जो पैदल ट्रेड रूट था वो कहां से होकर जाता था, यहीं से होकर जाता था। 14वीं सेंचुरी में बच्चों क्या हुआ कि ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, इसको कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, टर्क्स के द्वारा। कौन से टर्क्स, कौन से टर्क्स, ऑटोमन टर्क्स। ठीक है, इसीलिए तुर्की को ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से तुर्क थे यहाँ पे, ऑटोमन टर्क्स थे। ऑटोमन टर्क्स ने जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर को कब्जा कर लिया तो ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स कहां चले गए, यूरोप में चले गए। और यूरोप में भी कहां जाएंगे, इटली में जाएंगे। और जब इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स इटली में जाएंगे तो इटली से क्या स्टार्ट होगा, रेनेसां स्टार्ट होगा। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण है वो कहां से शुरू हुआ, इटली से। खैर, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, 14वीं सेंचुरी में यहाँ पे किसने अधिकार कर लिया, आपके टर्क्स ने अधिकार कर लिया। अब जितना भी यहाँ से जो ट्रेड हुआ करता था, इंडिया के लिए जो ट्रेड होता था वो इसी रूट से होता था। अब क्या होने लगा कि जो टर्क्स थे उन्होंने यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी जो इस रूट से भारत की तरफ जाते थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाना शुरू किए। टैक्सेस भी लगाए,
लूटपाट भी करी, चोरी भी करी, जिसकी वजह से जो ये जो रूट था इसको व्यापारियों ने छोड़ना शुरू कर दिया। समझ में आया? अब उसकी वजह से क्या हुआ, भारत आने के लिए नए रास्ते की खोज शुरू हुई यूरोप में। बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, है ना, जो पूरी तरह क्या है, गलत है, क्योंकि भारत को खोजने की जरूरत नहीं थी। हम पुराने टाइम से व्यापार कर रहे हैं, पुराने टाइम से, इंडस वैली के टाइम से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारी शुरुआत ही किससे हुई है, व्यापार से हुई है। ठीक है, इसीलिए इंडियंस हर जगह बसे हैं भारत, पूरे वर्ल्ड में, है ना। कोई भी कंट्री चले जाओ, वहां से किसी भी कंट्री में लड़ाई होती है, वहां से आपको न्यूज आती है कि भारतीयों को निकाल रहे हैं, है ना। सोमालिया में भी भारतीय पहुंचे हुए थे, सोचो सोमालिया में हम क्या कर रहे होंगे, जहां कुछ नहीं चलता, है ना। खैर हम ये देखते हैं कि जब ये रूट आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो भारत आने के लिए एक नए रास्ते की खोज करना आपके शुरू की गई। ठीक है, और इसमें पुर्तगाली क्या थे, आपके आगे थे, क्योंकि पोर्चुगीज ने बहुत जल्दी एक स्ट्रॉन्ग नेवल फ्लीट को डेवलप किया था। अब अगर इतनी लंबी यात्रा करनी है तो अच्छा जहाज होना चाहिए ना। अच्छे जहाज का मतलब है, आजकल तो सब जहाज अच्छे ही होते हैं, पर आप ये समझे कि वो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है जहां पे जहाज इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाने में सबसे आगे कौन था, आपका पुर्तगाल था। और इसमें जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पार्ट प्ले किया, ये इनके प्रिंस हेनरी थे। प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर का टाइटल भी दिया जाता है। नेविगेटर का टाइटल इनको इसलिए दिया था क्योंकि इनके द्वारा कंपास की खोज की गई थी। कंपास किसने बनाया था, प्रिंस हेनरी, पोर्चुगल के क्या थे, आपके राजकुमार थे, उनके द्वारा कंपास आपका बनाया गया था। और जब इनके द्वारा कंपास बनाया गया तो पहली जो शिप आपकी चली, ये चली थी 1486 में। और इस जहाज का कप्तान कौन था, बार्थेम्यू डियाज। ठीक है, पहली जो शिप चलती है भारत को खोजने के लिए 1486 में आपकी चलती है, और इस जहाज का कप्तान कौन था, आपका बार्थेम्यू डियाज था। ये रूट उनके लिए पूरी तरह नया था, बस उनको इतना मालूम था कि भारत कहाँ है, ईस्ट में है, तो उन्होंने ईस्ट की तरफ चलना आपका स्टार्ट किया। लेकिन बार्थेम्यू डियाज को इस रास्ते में बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रीजन क्या है, ज्योग्राफी पढ़ लिया आप लोगों ने, नहीं पढ़ी है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे करंट्स चलते हैं। करंट्स क्या होती है, धाराएं होती हैं। धाराएं अगर आप समझें तो वो समुद्र में बहने वाली बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये धाराएं कैसे चलती हैं, आपकी क्लॉकवाइज चलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती हैं, आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अगर आपने यूरोप से एशिया की तरफ आपका आना है तो आपको डिफरेंट टाइप के करंट फेस करने पड़ते हैं। यहां से तो आपको करंट सपोर्टिव रहता है, क्योंकि यहां से जो करंट आता है उसका नाम है कनेरी, और वो कहां खत्म हो जाता है, इक्वेटर पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर जो करंट्स हैं, यहाँ पर एक उल्टा करंट है, गिनी करंट, जो ऐसे बहता है इधर की तरफ। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन है इस करंट की, जो नॉर्मल कंडीशन है इस एरिया में करंट की, वो ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे काउंटर करंट चलते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री यात्री हैं उनको बहुत ज्यादा तूफान वगैरह आपका झेलना पड़ता है। तो करंट याद मत रखो, इतना याद रखो कि बार्थेम्यू डियाज को इस सागर में बहुत सारी समस्याएं हुई थी। फाइनली वो कहां पहुंचा, यहां। और ये क्या है, ये है बच्चों आज का केप टाउन। ठीक है, ये क्या है, आज का केप टाउन, जिसको उस समय क्या कहते थे, केप ऑफ गुड होप कहते थे। और केप ऑफ गुड होप इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसके आगे आपके क्या है, आपके काम वाटर्स हैं, शांत सागर है इसके आगे। तो बार्थेम्यू डियाज ने ही इसको नाम दिया था केप ऑफ गुड होप 1487 में। क्वेश्चन आता है भाई कि केप टाउन की खोज या केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पुर्तगाली नाविक बार्थेम्यू डियाज के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1487 में। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा एक्सपेडिशन भारत के लिए चला था 1492 में, और इसको किसने लीड किया था, आप क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने निकला था, क्या खोज दिया उसने, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहां पहुंचा था, वेस्ट इंडीज में पहुंचा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद 1498 में एक दूसरा एक्सपेडिशन आपका चलता है, और इस बार इस एक्सपेडिशन को लीड कर रहा था कौन, आपको वास्को डिगामा, और इसका एक हेल्पर था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद भारतीय व्यापारी था, जिसकी सहायता से वास्को डिगामा फाइनली कहां पहुंच पाया, आपका कलिकट में पहुंच पाया। कब पहुंचा बच्चों, 1498 में। 1498 में कलिकट जो आपका बंदरगाह है,
कलिकट जो आपका रीजन है वहां पर एक पोर्ट था, बंदरगाह था। इस बंदरगाह का नाम उस समय था कपकड़ाबू। ठीक है, जो पोर्ट था ना, कोच आपके कलिकट में ही पोर्ट था, पोर्ट का नाम क्या था? कपकड़ाबू था। यहाँ पर उसका वेलकम किसने किया? जमोरिन ने किया। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं है। ठीक है, जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं है। आप किताब में पढ़ते हो कि कलिकट में राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया, है ना। एक्चुअल में जमोरिन किसी का नाम नहीं है। ये जो बच्चों इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है ना, इसको मालाबार कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको मालाबार कहा जाता है। मालाबार कोस्ट के जो हिंदू राजा हुआ करते थे वो जमोरिन का टाइटल लिया करते थे। तो जमोरिन एक नाम ना होकर क्या है, इस रीजन में लिए जाने वाले हिंदू राजाओं के टाइटल्स हैं। ठीक है, तो किसने स्वागत किया था उसका? जमोरिन ने स्वागत किया था। उसके बाद 1500 में बच्चों एक दूसरा एक्सपेडिशन कहां पहुंचता है? इंडिया में पहुंचता है। और इस समय जो दूसरा नाविक इंडिया में आया है इसका नाम है पेड्रो अल्वरेज केबल। पेड्रो अल्वरेज केबल जो था ये दूसरा पुर्तगाली नागरिक था जो 1500 में कहां पहुंचा था? आपका कलिकट में पहुंचा था। और क्योंकि जब वास्को डिगामा इंडिया से वापस आपका गया था तो जमोरिन ने उसका पूरा जहाज मसालों से भर दिया था। ठीक है, जो भी सामान वो लेकर यूरोप में पहुंचा था उसका पूरा यात्रा खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना 60 टाइम्स का फायदा आपका हुआ था। यानी कि भारत से होने वाला ट्रेड क्या था? पुर्तगाल के लिए क्या था? आपका बेनिफिशियल था। इसलिए पुर्तगाल ने 1500 में दोबारा से क्या भेजा? एक और एक्सपीडिशन भेजा, एक और नाविक, एक और ट्रेवलर कहां पहुंचता है? आपका इंडिया में पहुंचता है। क्या नाम था इसका? पेड्रो अल्वरेज केबल। और ये जमोरिन के लिए पानी का शिप लेकर आया था, एक जहाज लेकर आया था एज अ गिफ्ट। ठीक है, 1502 में वास्को डिगामा वापस आएगा और 1503 में वो स्थापना करेगा कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री का। ठीक है, चलो कल हम पहले इतना लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह अप्रोच करेंगे। ठीक है, और भाइयों मेरे पास समय 9 से 10 बजे ही है, तो कोशिश करना कि आप 9:05 9:10 तक पहुंच जाओ क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।